पूरा ध्यान। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आखिर जनरेट कैसे होती है? पहली बात तो ये कि व्हाट इज वेव, क्या होता है वेव, पता है वेव क्या होता है? Disturbance of particles. वेरी गुड। सो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, जब मीडियम में डिस्टर्बेंस जनरेट होता है तो उसको हम वेव बोलते हैं। यहाँ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सिंपल बात है डिस्टर्बेंस किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? चेंज होती है, उस वक्त जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक वेव। या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक वेव। जैसे एग्जांपल, किस टाइप का डिस्टर्बेंस? सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जनरेट करेगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट स्पीड, तो इनकी जो वेव्स हैं वो भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे ऐसे राइट साइड, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेट का मतलब होता है अपनी स्पीड बढ़ाए, तो होगा क्या? सुनिए, उसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? जब पहली जो वेव्स हैं वो तो थोड़ी बाहर की तरफ है, ये पहली वाली वेव्स है, तो सिंपल बात है कि स्पीड बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ने से जो दूसरी वेव जनरेट होंगी उनका थोड़ा सा पोर्शन चेंज हो जाएगा जगह का। ध्यान से देखो, जगह सेम नहीं है, पहले जो जगह थी वो ऐसी थी, अब एक्सेलरेशन आने से अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो सेम रहेगी जगह, पर एक्सेलरेशन से या डिसेलरेशन से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये वन टाइप ऑफ क्या हुआ? डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेम चीज तुम्हें पता है, चार्ज जब मूव करती है तो उसमें आसपास क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो एक्सेलरेट करेगी तो सिंपल बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? चेंज होंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होने के लिए क्या चाहिए? चार्ज का मोशन के साथ साथ एक्सेलरेट करना। तो वो सिर्फ एक ही चीज में पॉसिबल है, ऑसिलेशन। समझो कि चार्ज अगर ऑसिलेट करता है तो तुम्हें पता है, जैसे अगर पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम ऑसिलेशन में क्या होता है? जब पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। और जब मीन पॉइंट पे आता है तब मैक्सिमम। वापस एक्सट्रीम पे जाए तो अगेन 0। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि ऑसिलेशन में वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, मतलब कि वेलोसिटी की बढ़ती भी है नहीं, इंक्रीमेंट भी होता है और घटती भी है, मतलब डिक्रीमेंट, मतलब कि सिंपल भाषा में एक्सेलरेशन भी होता है, डिसएलरेशन भी होता है। तो सिंपल बात है, चार्ज को अगर मैं ऑसिलेट करूं, ये समझो दो चार्ज अपने पास, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। अगर इसको मैं ऑसिलेट करूं, भाई समझो ये प्लस है ये माइनस है, थोड़ी देर के बाद माइनस ऊपर प्लस नीचे, फिर प्लस ऊपर माइनस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो इससे क्या होगा? अब सपोज करो कि इस पॉइंट की बात करते, चलो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पहले समझो कि प्लस जो है ये ऊपर है, माइनस नीचे है। तुम्हें पता है प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? बाहर। माइनस का अंदर। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नीचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ आ गई? नीचे। अब अगर मैं प्लस और माइनस की जगह बदल दूं, मैं इनको मैं यहां पे हटा के क्या कर दूं? ऊपर प्लस कर, माइनस कर दूं, नीचे प्लस कर दूं, तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहेगा? कहां चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ऊपर।
ऊपर चला जाएगा, प्लस रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, और ये चला जाएगा ऊपर। और वापस अगर मैं माइनस प्लस को नहीं उल्टा कर दूं तो अगेन नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस को ऊपर नीचे करता रहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है। सिंपल भाषा में यहाँ पे अगर चार्ज होगा तो चार्ज को कैसा मिलेगा, ऑसिलेशन मिलेगा, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ऊपर, मतलब वो क्या जनरेट करेगा, चार्ज क्या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। समझ में आया बेटा बात ये? सेम एक और चीज, यहां Yes, तो sir. कोई डाउट? अब सेम चीज, No, sir. जब ये माइनस प्लस मूव करता है तो तुम्हें पता चार्ज मूव करता है, चार्ज जब मूव करता है तो उस वक्त आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे एग्जांपल कैसे, समझो माइनस नीचे जा रहा है, माइनस कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, प्लस की तरफ। तो मुझे बताओ करंट किस तरफ होगा, ऊपर। पता चला कैसे आया? अगर नेगेटिव नीचे जा रहा है तो करंट किस तरफ होगा, ऊपर। तो मुझे बताओ अगर करंट ऊपर है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? Outwards. याद है वो थंब रूल पे, करंट ऊपर है तो थंब ऊपर रखने का, फिर फिंगर्स को बाउंड कर दो आसपास, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटसाइड। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. अब थोड़ी देर के बाद आफ्टर दैट समझो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया नीचे, ये नीचे पहुंच गया और प्लस आ गया ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो ऊपर आने की सोच रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो मुझे बताओ करंट किस तरफ जाएगा, नीचे। अगर करंट नीचे है तो मुझे बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थंब नीचे डाल दो राइट, Inwards. ये हो जाएगा इनसाइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये चार्ज ऊपर नीचे हुआ बार बार तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करेगा, अप डाउन अप, सॉरी इनसाइड आउटसाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है इनसाइड आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा था, अप डाउन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा था, इनसाइड आउटसाइड। मतलब कि अगर मैं चार्ज को ऑसिलेट करता हूं तो वो साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट जनरेट करेगा। ये बात समझ में आ गई सबको बेटा? Yes, sir. अब मैं इसका तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो को ध्यान से नोटिस करना, पूरा अच्छे से समझना, कुछ डाउट हो तो पूछना उसमें, ठीक है, पूरा ध्यान। In the modern world, we humans are completely बेटा आवाज आ रहा है कंप्लीट, कोई डाउट? यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक। surrounded by electromagnetic radiation. Have you ever thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? The great scientist Heinrich Hertz was the first man to transmit and detect electromagnetic waves. In his famous experiment, a high-voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted ये जो बीच में स्पार्क दिखा है ना, स्पार्क का मतलब होता है चार्ज जो है ना, एक स्फीयर में से दूसरे स्फीयर में और फिर वापस दूसरे स्फीयर से पहले में, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में चार्ज जो है वो ऑसिलेट करेगा, तो उस बीच के पोर्शन को बोलते हैं स्पार्क। क्लियर? Yes, sir. in the radiation of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark in a metal coil located over a meter away. If you had placed an LED in that gap, the bulb would have glowed. This was a clear ये जो बीच में वेव दिख रही है तुम्हें, वेव, इसमें जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये देखा, ये ब्लू वाला पोर्शन, यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप डाउन। और रेड दिखा है, रेड,
Yes, sir. ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप डाउन ऑसिलेट करता है। समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. Clear case of electromagnetic wave propagation and detection. However, before Hertz, the brilliant mathematician James Clerk Maxwell had already laid out the foundations for electromagnetic radiation by formulating 4 mathematical equations. However, these equations and the Hertz experiment raised a question: how do electromagnetic fields detach themselves from wires and propagate through a space? More specifically, what we need is a traveling electromagnetic wave and not a fluctuating one. Let's explore this logically. Consider an electric charge, which is moving at a constant speed. The electric field around it is shown. Now, imagine for a fraction of a second it accelerates. After that, it continues its uniform motion at a higher speed. What we need to understand is the effect of this acceleration on the electric field. The interesting thing is that the information does not travel at an infinite speed. Instead, it travels at the speed of light. Similarly, the information about the sudden variation of velocity of the charge does not get conveyed to the whole electric field region. The field near it knows about it, but the field far away still has no idea that the charge has accelerated and it is still in the old state. Let's separate out these regions with the help of 2 circles. Since the electric field cannot break, the field between these distances must transition. This transition field is known as a kink. The kink moves or radiates outwards at the speed of light. To show the kink animation in a clear way, let's move the camera along with the charge. We can say here that the acceleration of the charge has caused an electromagnetic disturbance or electromagnetic radiation. Based on this understanding, we will be able to understand the most important experiment in the field of antenna technology, the oscillating electric dipole. The interesting fact about this simple oscillating dipole is that it produces electromagnetic radiation in a perfectly sinusoidal manner. Let's see how it is achieved. Before getting into the electromagnetics, let's understand how velocity and acceleration vary in this simple case. It is clear that at both ends the velocities should be 0, and in the middle the velocity should be at the maximum. This means that this is a case of continuous acceleration and deceleration. The electric field pattern is drawn here when the chargers are far apart and when the velocity is 0. In order to have a better understanding, let's examine one of the electric field lines. Let's observe the electric field line at t by 8. You can see that the electric field line is deformed. The reason for this deformation is simple. This time period is the region with the highest acceleration. As we saw earlier, accelerating or decelerating charges cause kinks in the electric field. In short, the old electric field does not get adjusted to the new field very well. This deformation is continuous since there is continuous acceleration in the charge. When 2 charges meet at the central point, the deformed line also meets there. After that, it detaches and radiates. This radiation travels at the speed of light. If you plot an electric field intensity variation with respect to length, you can see that the radiation we have produced is perfectly sinusoidal in nature. Please note that this varying electric field will automatically generate a varying magnetic field perpendicular to it. Now, let's have a look at how this applies to an antenna. A time-varying voltage is applied to the metal wire as shown. Due to the effect of the voltage, the electrons will be displaced from right to left and create positive and negative charges. With a continuous variation of voltage, the positive and negative charges will shuttle back and forth in the wire. This simple arrangement is known as a dipole antenna. The dipole antenna produces the same radiation as we saw in the previous section. In this case, the antenna works as a transmitter. The frequency of the transmitted signal will be the same as the frequency of the applied voltage signal. The same antenna can act as a receiver if the operation of the antenna is reversed. When propagating electromagnetic waves strike the antenna, the oscillating fields of waves create positive and negative charges at the ends of the antenna. The varying charge accumulation means a varying voltage signal is produced at the center of the antenna.
This voltage signal is the output when the antenna works as a receiver. We can note here that for perfect transmission or reception, the length of the antenna should be half of the wavelength. This is the first antenna design criterion for proper reception or transmission. The second most important design criterion is a term called impedance matching. Perfect impedance matching will make sure that the waves are radiated in the most efficient way. When an alternating current passes through a circuit, it faces opposition from the combined effects of resistance, inductance, and capacitance. This combined effect is known as impedance. According to the maximum power transfer theorem, to transfer the maximum amount of power, the load impedance should match with the source impedance. For further understanding, let's take an example of a circuit containing an alternator as a source and a motor, bulb, etc. as a load. In this setup, to achieve maximum power transfer from alternator to the load, the impedance of the load must match with the impedance of the alternator. A similar impedance balance is required in the case of an antenna system. Since an antenna works on high-frequency signals, the impedance of the transmission lines also becomes important. Hence, to achieve maximum power, the impedance of an antenna should match to the impedance of the source and transmission line as well. If the impedances do not match, some portion of the power would be reflected back to the source instead of radiating outwards from the antenna. A free space has an impedance value of 377 ohms. In a parabolic antenna, a waveguide is used as a transmission line, which has a different impedance value from the free space. That's why a feed horn is also included in a parabolic antenna. This way, the impedance of the waveguide is matched with the impedance of the free space so that the EM waves can be received properly. We hope the concept of such an important engineering phenomenon is आया बेटा समझ में सबको? Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. ठीक है, तो ये था तुम्हारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हारे कोर्स में नहीं है. तुम्हारे टॉपिक में सिर्फ कौन सा था? पहला डिस्प्लेसमेंट करंट. अब इसके बाद हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो फिर आज के लिए हम यही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है, सबको मैरी क्रिसमस.